Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 12 July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, which among the following vaccines are stored in freezer? इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जिस वैक्सीन को हम फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। मीज़ल्स, टाइफॉइड, डीपीटी, टीटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मीज़ल्स। मीज़ल्स वैक्सीन को हम फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। वैक्सीन से एक और क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है कि मोस्ट हीट सेंसिटिव और हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा ओरल पोलियो वैक्सीन जो है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है। मतलब इसे अगर थोड़ा भी टेम्परेचर एक्सपोजर मिले तो ये तुरंत ख़राब हो जाता है। इसके ऑपोजिट जो टिटनेस टॉक्सोइड वैक्सीन है ये हीट रेसिस्टेंट होता है, यानी इसमें अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज आए तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गोइटर इज़। इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो गोइटर टाइप सबसे ज़्यादा होता है। एंडेमिक और सिंपल गोइटर, स्पोरेडिक गोइटर, नोड्यूलर गोइटर, टॉक्सिक गोइटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंडेमिक और सिंपल गोइटर। गोइटर क्या है? हमारे गले में पाई जाने वाली बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड जिसे आप थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, अगर आयोडीन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इस ग्लैंड का साइज़ नॉर्मल से काफ़ी बड़ा हो जाता है। यही कंडीशन गोइटर कहलाती है। आइए अब सभी प्रकार के गोइटर्स का वन बाय वन एक्सप्लेनेशन जान लें। एंडेमिक और सिंपल गोइटर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गोइटर एनकाउंटर्ड चीफली इन सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज वेयर नेचुरल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट। एंडेमिक गोइटर कह दीजिए या फिर सिंपल गोइटर कह दीजिए, इस प्रकार का जो गोइटर है ये उन जगहों पर मुख्य रूप से पाया जाता है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन उपलब्ध नहीं होता, जैसे कि हिमालय रीजन्स जो हैं, हिमालय की तलहटी क्षेत्र के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होता और इसी वजह से आयोडीन की कमी के कारण वहाँ के लोगों में हमेशा गोइटर जैसी कंडीशन बनी रहती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप इज़ स्पोरेडिक गोइटर विच इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी जियोग्राफिकल एरिया। सेकंड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गोइटर है स्पोरेडिक गोइटर और ये गोइटर किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में नहीं देखा जाता, ये सभी जगहों पर पाया जाता है। When goiter is associated with hyperthyroidism, it is called toxic goiter. अगर किसी क्लाइंट को हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण गोइटर डिजीज़ हुआ है तो इसे हम टॉक्सिक गोइटर के नाम से जानते हैं। जब हमारी थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव फंक्शन करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसा करते हुए इस ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है और इसे ही हम टॉक्सिक गोइटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन सम पर्सन थायराइड ग्लैंड कंटेन्स एरियाज ऑफ हाइपरप्लेशिया विच अपीयर्स एज नोड्यूलर
frequency of nodular and toxic goiter is less. नोड्यूलर गोइटर क्या है? थायराइड ग्लैंड के कुछ विशेष हिस्से में सेल्स के अंदर सेल्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का शेप बढ़ जाता है और ये कंडीशन नोड्यूलर गोइटर के नाम से जानी जाती है। नोड्यूलर गोइटर और टॉक्सिक गोइटर दोनों ही बहुत ही कम मात्रा में देखे जाने वाले गोइटर टाइप हैं। यहाँ पर हमने एंडेमिक और सिंपल, स्पोरेडिक, नोड्यूलर और टॉक्सिक सभी प्रकार के गोइटर्स को डिस्कस कर लिया। ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट द पल्स रेट? इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जो कि किसी पर्सन में पल्स रेट को सबसे कम प्रभावित करता हो। बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरनमेंट या फिर जेंडर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज एनवायरनमेंट। आइए वन बाय वन सभी को जान लेते हैं। अगर किसी क्लाइंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसके अंदर जो हार्ट रेट है या पल्स रेट है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर आप एक्सरसाइज या किसी प्रकार की कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो इसके बाद आपकी बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और इसे पूरा करने के लिए हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और इसके रिज़ल्ट से पल्स रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि फीमेल्स के अंदर जो हार्ट रेट होती है वो मेल के तुलना में ज़्यादा होती है। सो जेंडर भी यहाँ पर हार्ट रेट को प्रभावित करता है। अब बात रही एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर चेंज आदि होते हैं उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर तो पड़ता है, इससे पल्स रेट भी कुछ अप डाउन होती है। लेकिन अगर इसे इन तीनों ऑप्शंस से कंपेयर किया जाए तो इसका प्रभाव इन तीनों फैक्टर्स की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसे गलत जवाब मानेंगे या यूँ कहेंगे कि ये लीस्ट फैक्टर है जो कि हमारी पल्स रेट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूममेट्स वुड बी बेस्ट फॉर क्लाइंट न्यूली एडमिटेड विथ गैस्ट्रिक रिसेक्शन? आपके हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आया है जिसमें हाल ही में एक सर्जरी की गई है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन किया गया है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन वह सर्जरी है जिसमें पेशेंट के स्टमक के एक टुकड़े को या एक हिस्से को काट कर अलग कर दिया जाता है और रिमेनिंग पोर्शंस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, एनास्टमोसिस कर दिया जाता है। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन या पेशेंट को सेलेक्ट करना है जिसके साथ इस पेशेंट को एक ही रूम में रखा जा सकता हो। क्रोहन्स डिजीज़ वाले पेशेंट, निमोनिया वाला पेशेंट, गैस्ट्राइटिस वाला पेशेंट या फ्लेबाइटिस वाला पेशेंट। गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी के बाद इस पेशेंट को किस पेशेंट के साथ रखा जाना सही माना जाएगा? The right answer is option D. फ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि किसी क्लाइंट की ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन का होना। किसी क्लाइंट की ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन का होना फ्लेबाइटिस कंडीशन है और इस पेशेंट को गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट के साथ रूममेट बनाया जा सकता है। फ्लेबाइटिस वाला पेशेंट इस गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट जिसमें अभी सर्जरी हुई है उसे ना तो डिस्टर्ब करेगा और ना ही इसके द्वारा उसे इन्फेक्शन पहुंचाया जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर क्रोहन्स डिजीज़ और गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट, इन दोनों ही पेशेंट्स के अंदर डायरिया एक कॉमन फाइंडिंग के रूप में देखने को मिलेगी और फ्रीक्वेंटली स्टूल आदि पास करने के कारण ये पेशेंट गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट
तक इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए हम इसके साथ इन्हें नहीं शिफ्ट करेंगे। निमोनिया वाला पेशेंट लगातार कफिंग के साथ सफ़र रहेगा और इससे ये पेशेंट डिस्टर्ब हो सकता है, तो हम निमोनिया वाले पेशेंट के साथ भी इसे शिफ्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग which gland is example of both endocrine and exocrine gland? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करती है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैंक्रियास, थायराइड। The right answer is option C, pancreas. ये हमारा स्टमक है, ये ड्यूडेनम वाला एरिया है। इस स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में लीफ शेप ग्लैंड पाई जाती है, इसे ही हम पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। इस पैंक्रियास का 99% पार्ट तो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, जबकि 1% पार्ट जो कि इसके टेल वाले पोर्शन का है वो एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करता है। पैंक्रियास के हेड वाले पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर्स होने की संभावना रहती है। इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया है। पैंक्रियास ही इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, या यूं कहें कि पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का निर्माण करती हैं, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। पैंक्रियास से संबंधित कुछ और पॉइंट्स। पैंक्रियास इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड। पैंक्रियास की लोकेशन रेट्रोपेरिटोनियल होती है। 99% पार्ट एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, इसे हमने डिस्कस किया है अभी। 1% पार्ट जो कि टेल वाला पोर्शन है वो एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, टेल पोर्शन ऑफ पैंक्रियास, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन। पैंक्रियास कॉल्ड स्वीट ग्लैंड। पैंक्रियास को हम स्वीट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियास। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सभी पॉइंट्स प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट who has been in coma for 2 months. He has signed a donor card, but the wife is opposed to the idea of organ donation. How should the nurse handle the topic of organ donation with the wife? हॉस्पिटल में एक क्लाइंट है जो पिछले 2 महीने से कोमा में है। इस क्लाइंट ने कोमा में जाने से पहले अपनी डेथ के बाद अपने बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए डोनर कार्ड पर सिग्नेचर किए थे, लेकिन अब इस पेशेंट की जो वाइफ है वो ऑर्गन डोनेशन करने से मना कर रही है उसके हस्बैंड के। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं कॉन्टैक्ट ऑर्गन रिट्राइवल टू कम टॉक टू द वाइफ। आप ऑर्गन रिट्राइवल से बात करेंगे और उसे इस पेशेंट की वाइफ से मिलाएंगे। ऑप्शन बी, टेल हर दैट बिकॉज हर हस्बैंड साइन द डोनर कार्ड द हॉस्पिटल हैज़ राइट टू टेक द ऑर्गन्स अपॉन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। आप उस पेशेंट की वाइफ को ये समझाएंगे कि आपके पति ने कोमा में जाने से पहले अपने बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल के साथ साइन किया था और हॉस्पिटल को अब ये अधिकार है कि उनकी मृत्यु के बाद वो उनके ऑर्गन्स को ले लें। या फिर ऑप्शन सी, ड्रॉप द सब्जेक्ट अनटिल अ लेटर टाइम। आप इस
मैटर को कुछ समय के लिए टाल देंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, या फिर रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट अंटिल आफ्टर द डेथ ऑफ द हर हस्बैंड। आप इस मैटर पर तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि इस पेशेंट की डेथ ना हो जाए। कौन सा ऑप्शन इस सिचुएशन में सही माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस पेशेंट की वाइफ को समझाने के लिए हमें एक ट्रेंड पर्सोनल की आवश्यकता होगी, जो कि ऑर्गन रिट्राइवल पर्सन होगा। हम ऑर्गन रिट्राइवल पर्सन से कांटेक्ट करके उसे बुलाएंगे और पेशेंट की वाइफ से मिलवाएंगे। ये पर्सन इस पेशेंट की वाइफ को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करेगा, उसे समझाएगा और फिर उसकी क्या इच्छा है उसे जानकर फैसला लेगा। इस सिचुएशन में हमारे लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा। ऑप्शन बी में कहा गया था कि पेशेंट ने ऑर्गन डोनेशन कार्ड पर साइन कर दिया, तो अब पेशेंट की बॉडी हॉस्पिटल की राइट है, इसे बिना ऑर्गन डोनेट किए फैमिली मेंबर्स नहीं ले जा सकते, ऐसा कहना गलत माना जाएगा। सही मायने में अगर पेशेंट अपने बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी फैमिली इस चीज़ का अपोजिशन करती है, डोनेट करने से मना करती है, तो हॉस्पिटल फैमिली मेंबर्स की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन पर ये ऑर्गन डोनेशन का फैसला छोड़ता है। अगर वो नहीं डोनेट करना चाहते तो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल अब उनकी बॉडी से ऑर्गन नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ क्लाइंट with uric acid calculi, the nurse should instruct to avoid which type of diet? सिंपली आपको ये बताना है कि यूरिक एसिड कैल्कुलाई वाले पेशेंट्स को कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए। लो कैल्शियम, लो ऑक्जेलेट, हाई ऑक्जेलेट, हाई प्यूरिन। The right answer is option D, हाई प्यूरिन। आइए रैशनल के बारे में जान लेते हैं। हाई प्यूरिन एंड एसिड ऐश डाइट should be advised to avoid in uric acid stone। अगर कोई पर्सन हाई प्यूरिन या हाई एसिड ऐश डाइट लेता है तो उसमें यूरिक एसिड स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। यूरिक एसिड से बने पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। प्यूरिन आर पेरेंट कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इंक्लूडिंग एडिनिन एंड गुआनिन। हमारी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जिसे आप एडिनिन और गुआनिन के नाम से जानते हैं, इस एडिनिन और गुआनिन की फॉर्मेशन में प्यूरिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। प्यूरिन आर कैटाबोलाइज्ड टू यूरिक एसिड विच इज़ एक्सक्रीटेड बाय किडनी। हमारी बॉडी में प्यूरिन यूरिक एसिड में कैटाबोलाइज होता है, यानी यूरिक एसिड में टूट जाता है और फिर हमारी किडनीज इस यूरिक एसिड को यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। एक्सेसिव यूरिक एसिड लेवल मे कॉज यूरिक एसिड कैल्कुलाई। अगर हमारी बॉडी में किसी वजह से ये यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाए तो इससे यूरिक एसिड कैल्कुलाई फॉर्म हो सकते हैं। यूरिक एसिड पथरी के रूप में, स्टोन के रूप में बॉडी में रुक सकता है। सिंपली याद रखिएगा, ज़्यादा प्यूरिन लेने से प्यूरिन हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के रूप में एक्यूमुलेट होने लगता है और यही
स्टोन कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिकमेंडेड डाइट फॉर हेपेटाइटिस पेशेंट? हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स को हम किस प्रकार की डाइट देते हैं? ऑप्शन ए हाई प्रोटीन लो फैट, ऑप्शन बी लो प्रोटीन हाई फैट, ऑप्शन सी मॉडरेट प्रोटीन हाई फैट, ऑप्शन डी मॉडरेट फैट हाई प्रोटीन। The right answer is option A, high protein and low fat. हेपेटाइटिस क्या है? अगर किसी पर्सन के लीवर में इन्फ्लामेशन आ जाए तो ये कंडीशन हेपेटाइटिस के नाम से जानी जाती है। हेपेटाइटिस जनरली हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होने वाला रोग है। कई बार टॉक्सिक मेडिसिन, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन आदि के कारण भी लीवर इन्फ्लामेशन या हेपेटाइटिस डेवलप हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों ही फूड कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा ट्रांसमिट होने वाले हेपेटाइटिस हैं, जबकि रिमेनिंग सभी टाइप्स अदर मेथड्स द्वारा ब्लड रूट द्वारा ट्रांसमिट होने वाले हेपेटाइटिस हैं। हेपेटाइटिस पेशेंट को हम हाई प्रोटीन देते हैं ताकि जो लीवर है वो उसमें हीलिंग हो सके। हाई प्रोटीन जो है लीवर को हील करने के लिए दिया जाता है, जबकि लो फैट देने का रीज़न ये है कि लीवर प्रॉपर तरीके से अभी फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है, तो लीवर द्वारा बाइल का सिंथेसिस भी काफ़ी कम हो रहा है और फैट को डाइजेशन करने के लिए बाइल की आवश्यकता पड़ती है। आप इस चीज़ को भी जानते हैं। अगर बॉडी में पर्याप्त मात्रा में बाइल नहीं होगा तो फैट भी इमल्सिफाई नहीं हो पाएगा, यानी फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स को हम हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट देते हैं। बाइल का फॉर्मेशन लीवर द्वारा होता है और इस बाइल का जो स्टोरेज है वो गॉल ब्लैडर में होता है। इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो आप। और हर दिन लगभग 800 ml बाइल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोसील? वेरिकोसील का कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसे माना जाता है? फिमोसिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, कैंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इनफर्टिलिटी। वेरिकोसील क्या है, आइए इसे समझ लेते हैं। मेल्स में जो स्क्रोटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, इस स्क्रोटम की वेन्स यदि डायलेटेड हो जाएं तो ये कंडीशन वेरिकोसील कहलाता है। एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स ऑफ स्क्रोटम नोन एज वेरिकोसील। वेरिकोसील होने के बाद जो स्पर्म है उसके ट्रांसपोर्टेशन, फॉर्मेशन, मैचुरेशन आदि की प्रोसेस में अल्टरेशन आ सकती है और सिंपली कहें तो पर्सन में इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्राइन ग्लैंड सिक्रीट। एक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं? मेलानिन, सीबम, स्वेट या हॉर्मोन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वेट। एक्राइन ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करती हैं। Eccrine glands secrete sweat. These glands are widely in few areas. Example, lips. Eccrine gland lips जैसे एरियाज पर पाई जाती हैं और स्वेट का सिक्रीशन करती हैं। These glands exit the body independently of the hair shaft. ये ग्लैंड बॉडी से बाहर की तरफ हेयर शाफ्ट के सहारे
अपने सिंगल गट के रूप में आती हैं। द अदर ग्लैंड दैट सिक्रीट स्वेट इज एन एपोक्राइन ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड के अलावा एपोक्राइन ग्लैंड के द्वारा भी स्वेट का सिक्रेशन किया जाता है, पसीने का फॉर्मेशन किया जाता है। मेलानिन इज सिक्रेटेड बाय द मेलानोसाइट प्रेजेंट इन द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। मेलानिन का सिक्रीशन मेलानोसाइट सेल्स द्वारा होता है और ये एपिडर्मिस की बेसल लेयर पर पाई जाती हैं। Sebaceous gland secrete sebum and endocrine gland secrete hormones. Next question. Another name of collapsing pulse is. collapsing pulse को आप और किस नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए थ्रेड पल्स, ऑप्शन बी वाटर हैमर पल्स, ऑप्शन सी बाउंडिंग पल्स, ऑप्शन डी पल्स डेफिसिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। कोलैप्सिंग पल्स को हम वाटर हैमर पल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे आप कॉरिगन्स पल्स के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। CORRIGAN कॉरिगन पल्स। कोलैप्सिंग पल्स या कॉरिगन पल्स किस कंडीशन में देखने को मिलती है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। कॉरिगन पल्स या वाटर हैमर पल्स जो है एरोटिक रीगर्गिटेशन नामक कंडीशन का इम्पॉर्टेंट मेडिकल साइन माना जाता है। याद रखिएगा, एरोटिक रीगर्गिटेशन, एरोटिक रीगर्जिटेशन होने पर वाटर हैमर पल्स देखने को मिलती है और इसे ही हम कोलैप्सिंग पल्स या कॉरिगन पल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्गन दैट आर फाउंड इन इनर ईयर एंड वर्किंग एज हियरिंग इज नोन एज। हमारे इनर ईयर में पाई जाने वाली वह स्ट्रक्चर जो कि हियरिंग से संबंधित हो क्या कहलाती है? ऑरिकल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर वेस्टिब्यूल। The right answer is option B, organ of Corti. Organ of Corti is the end organ of the ear. ईयर का सबसे एंड ऑर्गन जो है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ ईयर के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईयर में फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और इसका काम है सुनने से रिलेटेड यानी हियरिंग रिलेटेड फंक्शंस के लिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट यूज्ड इन लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर। लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर में किसे यूज़ नहीं किया जाता? यूरेट्रोलिथोटॉमी, नेफ्रोलिथोटॉमी, पाइलोलिथोटॉमी, लिथोटॉमी। The right answer is option D, लिथोटॉमी। यहाँ पर यूरेट्रोलिथोटॉमी, नेफ्रोलिथोटॉमी, पाइलोलिथोटॉमी ये सभी चीज़ें या ये सभी प्रोसीजर लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर के बाद किए जाने वाले प्रोसीजर्स हैं, जबकि जो लिथोटॉमी प्रोसेस है इसे लिथोट्रिप्सी के साथ नहीं किया जाता। ये अलग से या इंडिविजुअली
अकेला किया जाने वाला प्रोसेस है लिथोटॉमी। आइए अब जान लेते हैं कि लिथोट्रिप्सी क्या है। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ साउंड वेव्स टू क्रश द स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। मान लीजिए बॉडी के किसी पार्ट में कोई स्टोन फॉर्मेशन हुआ है, कोई पथरी बनी हुई है। आप इस पथरी को साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। जिस जगह पर बड़ी पथरी थी उसे साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हुए, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम लिथोट्रिप्सी कहेंगे। बड़ी पथरी को साउंड वेव्स के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर कहलाता है। अब बात करते हैं पहले 3 ऑप्शंस की। अगर मान लीजिए किसी पर्सन के यूरेटर के अंदर पथरी है और हमने लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर के द्वारा यहाँ मौजूद पथरी के बड़े कण को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और यूरेटर के ऊपर अब कट लगाकर, इंसिजन लगाकर छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ से बाहर निकाल लें तो ये प्रोसीजर यूरेट्रोलिथोटॉमी के नाम से जाना जाएगा। यही प्रोसेस यदि हम किडनी के अंदर करें तो ये नेफ्रोलिथोटॉमी कहलाएगा, और यही प्रोसेस यदि हम किडनी के पेल्विस पार्ट से करें तो ये पाइलोनेफ्रोटॉमी के नाम से जाना जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि लिथोटॉमी क्या है। द इंसिजन ऑफ अ डक्ट और ऑर्गन स्पेशली ऑफ ब्लैडर, रिमूवल ऑफ स्टोन विदाउट क्रशिंग ऑफ स्टोन इज कॉल्ड लिथोटॉमी। अगर किसी क्लाइंट के यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद स्टोन को बिना इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े हुए डायरेक्ट बड़ा कट लगाकर निकालना लिथोटॉमी प्रोसीजर कहलाता है। होपफुली अब आप समझ गए होंगे इन सभी टर्म्स का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट हॉर्मोन्स टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और इसे किस ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। थायराइड ग्लैंड द्वारा, पैंक्रियाज द्वारा, एड्रिनल द्वारा, टेस्टिस द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, थायराइड ग्लैंड द्वारा। हमारे नेक एरिया में बटरफ्लाई शेप्ड जो ब्यूटीफुल ग्लैंड पाई जाती है इसे हम थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और इस ग्लैंड के चारों पोल्स पर एक एक छोटी ग्लैंड पाई जाती हैं जिसे हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नामक हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। यही दोनों हार्मोन थायराइड हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। T3 हार्मोन को आप ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं। T4 को कई बार हम थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, या यूँ कहें कि थायरॉक्सिन इज़ ऑल्सो नोन एज T4 हार्मोन। अब हम बात करते हैं कि जो ये थायराइड हार्मोन है इसके क्या फंक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में सेल्यूलर प्रोटीन्स के फॉर्मेशन या प्रोडक्शन के लिए थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। हमारी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखने के लिए भी थायराइड हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। अगर किसी बच्चे में कंजेनाइटली यानी जन्म के समय से ही थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो उसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, और जन्मजात रूप से कंजेनाइटली थायराइड हार्मोन की ये डेफिशिएंसी क्रिटिनिज्म नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू परफॉर्म कोलोस्टोमी इरिगेशन द कंटेनर और सॉल्यूशन शुड बी हैंग्ड
हाउ मच सेंटीमीटर अबव द स्टोमा। किसी क्लाइंट में आपने कोलोस्टोमी बनाई, अब इस कोलोस्टोमी को क्लीन करना है, साफ करना है, इरिगेट करना है, तो कोलोस्टोमी इरिगेशन सॉल्यूशन कंटेनर को आप इस कोलोस्टोमी ओपनिंग यानी स्टोमा से कितना सेंटीमीटर ऊपर लटकाएंगे या हैंग करेंगे? 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर? The right answer is option B, 45 centimeters. The solution container for colostomy irrigation should be hanged 15 to 18 inches or 45 centimeters above the stoma. कोलोस्टोमी ओपनिंग से लगभग 15 से 18 इंचेस या यूं कहें 45 सेंटीमीटर की हाइट पर हम इस कंटेनर को हैंग कर सकते हैं। फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड इनटू स्टोमा अप टू 8 to 10 सेंटीमीटर। ये दोनों ही पॉइंट्स प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। कोलोस्टोमी इरिगेशन करते समय जो कैथेटर है उसे आप स्टोमा के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर तक इंसर्ट कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन विथ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से सफरिंग बच्चों में ब्लीडिंग की मोस्ट कॉमन साइट किसे माना जाता है? जॉइंट्स, गम्स, स्टमक या नोज? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हीमोफीलिया डिजीज़ होने पर बच्चों में जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग काफ़ी होती है, इंटरनल ब्लीडिंग काफ़ी होती है। हीमोफीलिया को आप रॉयल्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होने के कारण थोड़ी भी चोट लगने पर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग देखी जाती है। हीमोफीलिया दो टाइप्स का होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जबकि हीमोफीलिया बी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ होल पॉपुलेशन एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अमंग द फॉलोइंग इज। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाने वाला इंडिकेटर हो, जो कि किसी कंट्री के सभी लोगों की हेल्थ और उनकी आर्थिक स्थिति यानी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताता हो। MMR, IMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या डिजीज नोटिफिकेशन रेट्स? The right answer is option B. It is called IMR. Let's see about this. IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, one of the most universally accepted indicator of health status, not only infants but also whole population and the socio-economic condition under which they live. अगर किसी भी कंट्री के लोगों के हेल्थ स्टेटस और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना हो तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट नामक इंडिकेटर का अपन असेसमेंट कर सकते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बेसिकली इन्फेंट्स की डेथ रेट को बताता है, लेकिन इसे यूनिवर्सली इस चीज़ के लिए भी एक्सेप्ट किया गया है कि इससे उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन और लोगों की हेल्थ स्टेटस का भी पता किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड टॉक्सिसिटी अफेक्ट्स विच क्रेनियल नर्व। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड की टॉक्सिसिटी होने पर कौन सी क्रेनियल नर्व प्रभावित होती है?
4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर? The right answer is option D, cranial nerve number 8. एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड या जिसे आप एस्प्रिन के नाम से जानते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी होने पर एट्थ क्रेनियल नर्व प्रभावित होती है। एट्थ क्रेनियल नर्व को हम वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं या फिर इसे ऑडिटरी नर्व भी कह सकते हैं आप। इस नर्व के प्रभावित होने से टिनिटिस फाइंडिंग देखने को मिलती है। टिनिटिस का मतलब होता है कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई देना। रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर इज नोन एज टिनिटिस एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट toxicity symptom that you will see after administering acetyl salicylic acid. Next important point, bleeding precaution also should be taken for a client with aspirin poisoning. जिन लोगों को आप एस्प्रिन दे रहे हैं और एस्प्रिन देने के बाद उनमें यदि एस्प्रिन पॉइजनिंग डेवलप होती है तो इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग प्रिकॉशन भी हमें लेने हैं। ये भी ऑब्जर्व करना है कि कहीं उन्हें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ब्लीडिंग इंटरनली एक्सटर्नली किसी भी जगह हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्पिस जोस्टर इज कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय। हर्पिस जोस्टर किसके द्वारा होने वाला डिजीज है? ब्लड, वायरल, नर्व या अनहाइजीनिक स्किन कंडीशन? Option B is correct here. Herpes zoster is a viral infection. Herpes zoster को आप सिंजल्स के नाम से भी जानते हैं। SHINGLES, सिंजल्स के नाम से भी हर्पिस जोस्टर को जाना जाता है। It is a reactivation of chickenpox virus in the body causing painful rash. सीजन्स या हर्पिस जोस्टर चिकन पॉक्स के वायरस का बॉडी में रीएक्टिवेट होने पर होने वाली कंडीशन है और इसकी वजह से बॉडी में पेनफुल रैशेस डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनफुल मिक्चुरेशन इज कॉल्ड। पेनफुल मिक्चुरेशन को आप किस नाम से जानते हैं? डिसयूरिया, ओलिगूरिया, एन्यूरिया या ग्लाइकोसूरिया? The right answer is option A, it is dysuria. मिक्चुरेशन का मतलब है यूरिन पास करने की प्रोसेस। यूरिन पास करने की प्रोसेस मिक्चुरेशन कहलाती है और यूरिन पास करने के दौरान यदि पेन हो तो ये कंडीशन डिसयूरिया कहलाएगी। ओलिगूरिया का मतलब है यूरिन आउटपुट का नॉर्मल से कम होना। एक हेल्दी अडल्ट पर्सन एक दिन में 1500 ml नॉर्मली यूरिन आउटपुट करता है। एन्यूरिया शब्द का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है यूरिन में ग्लूकोज की बहुत अधिक मात्रा का प्रेजेंट होना। जनरली ये डायबिटीज़ डिजीज़ को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्जरी इज़ यूज्ड इन सर्जिकल मेनोपॉज। सर्जिकली मेनोपॉज करवाने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? ऑप्शन ए बाइलेटरल ओफरेक्टोमी, ऑप्शन बी यूनिलैटरल ओफरेक्टोमी, ऑप्शन सी बाइलेटरल ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी ट्रैकिलेक्टोमी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मेनोपॉज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंटली स्टॉप हो जाना। अगर किसी वुमेन में सर्जरी द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप किया जाता है, मेनोपॉज कंडीशन लाई जाती है, तो इसके लिए बाइलेटरल ओफरेक्टोमी प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। बाइलेटरल ओफरेक्टोमी सर्जरी के अंदर हम वुमेन की दोनों ओवरीज को सर्जरी द्वारा रिमूव कर देते हैं। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, जिसे आप मेनार्की के नाम से जानते हैं, 13 इयर्स की एज में हो जाती है और मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप
ये अराउंड 45 ईयर्स पर होना देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फीमेल जिसकी उम्र 13 से 45 ईयर्स के बीच है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें देखा जाएगा, और इसे ही हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ वुमेन के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू so much everyone for watching this complete video. Best of luck.